फिजिक्स गॉस के पढ़ने की कक्षा 12 गॉस के पढ़ने के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज का टॉपिक है बेलन से बद्ध वैदिक फलक किसके? बेलन की। हमारे टारगेट किसका है? बेलन का। तो बहुत ही आसान तरीके से चीजों को देखने वाले हैं। एक बेलन लेते हैं, इसके दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, दो सतह दिखाई दे रहे हैं जो गोलाकार है, एक पृष्ठीय एक पृष्ठीय। अब हम करते क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है, इसके बाहर कोई हम एक बिंदु आवेश रखे हैं, इससे निकलने वाली जो बैठल रेखाएं हैं वो इस दिशा में ऐसे चली जा रही हैं। ये कौन है? वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये कौन है? वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ये सभी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या कर रहे हैं? बेलन को कुछ इस प्रकार से पार कर रहे हैं। और जैसे ये वैद्युत रेखाएं इस बेलन को पार कर रहे हैं, उस समय हम देख पा रहे हैं किसका सहारा लेंगे? क्षेत्रफल सदिश का। हम एक हेडिंग पढ़े हैं, क्षेत्रफल सदिश। इसी हेडिंग का हम सहारा लेंगे और सहारा लेते ही हमें जान जाएंगे कि कैसे इसे हल करना है। अब देखो, हम अगर इस सतह की बात करें, इसे हम इस प्रकार से देख लें, इस सतह की अगर हम बात करें तो इस सतह का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसी दिशा में होगा। ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा। लेकिन जो ये पृष्ठ है हमारा, जो ये पृष्ठ हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार रहेगा। अब हम देख पा रहे हैं ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है और ये बाहर की तरफ, यानी ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। और जो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, और जो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा। ये इतनी सतह हमको इस बेलन में दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर से इमेजिन करें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, इसको थोड़ा अंदर से इमेजिन करें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यानी अगर हम अब इसी चीज को थोड़ा सा बदल कर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। पहले पृष्ठ की हम चर्चा कर रहे हैं, इस पृष्ठ को, ये पहला पृष्ठ मान लें, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हम यदि पहले को देखें तो पहले में हो क्या रहा है, एरिया वेक्टर की दिशा ये है और तीव्रता की दिशा ये है। यानी यदि हम इसी चीज को थोड़ा नीचे लेकर आए, इसको थोड़ा नीचे की ओर मूव कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं ई है और ये ए है। तो देख पा रहे हैं कि ये ई है, ये ई की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और यदि हम इसी चीज को नीचे लेकर आएंगे, इसकी दिशा ये होगी और ये इस प्रकार से हो जाएगी। ये एरिया वेक्टर हो गया। आपको हम एक दो वीडियो पहले भी बता चुके हैं कि यदि एक ही रेखा में हो, यदि दो मान, दो राशि एक ही दिशा में हो, एक ही रेखा में हो परंतु विपरीत हो, एक ही रेखा में है परंतु कहाँ है? विपरीत है, वहां बनने वाला कोण 180 अंश का होगा। यानी यहाँ पर बनने वाला कोण जो होगा वो 180 अंश का होगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से, बिंदु 1 से, इस 1 2 3 हम इसलिए नाम लें, हम वेक्टर बना हूं बिंदु 1 से। जब बिंदु 1 से जब हम इसको हल करने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि ईवा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल हुआ, इसमें दिशा दिखा दें,
क्षेत्रफल सदिश व वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 180 अंश है। तो क्या होने वाला है, देखेंगे कि यदि 180 अंश है, हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत फलस्थ का मान ज्ञात करना है। जब हमें वैद्युत फलस्थ का मान ज्ञात करना है तो हम क्या रखेंगे, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई बराबर जैसे ही हम करेंगे बच्चों, इसको हम वेक्टर के रूप में, जब इसको अदिश के रूप में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और फाई ई बराबर जैसे हम इसको हल करेंगे तो ई ए हो जाएगा और कॉस 180 अंश बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कॉस 180 अंश का जो मान होता है वो -1 होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा -EA। यहां तक समझ में आया होगा कि ए और ई, ए का मतलब क्षेत्रफल सदिश, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र के बीच जो भी कोण बन रहा है वो कोण 180 अंश का बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा में है परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या हो रहे हैं, 180 अंश का कोण बना रहे हैं, और काश के पदों में 180 अंश का मान जो होता है वो -1 होता है। जैसे ही हम -1 रखेंगे तुरंत हमारा मान आ जाएगा -EA। अब एक वैल्यू हमको मिल गई, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे बिंदु 2 से, या बिंदु 2 से। अब जब बिंदु 2 के पास जाएंगे तो बिंदु 2 के पास जाने के लिए थोड़ा हम समझ लेते हैं इस दिशा में, कैसे देख रहे हैं, यहाँ ई है और उसी दिशा में ए भी है। आपको ये चित्र समझ में आ रहा होगा, ये दोनों एक ही रेखा में हों और एक ही दिशा में हों तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है। यानी यदि हम इसको मूव कराएं तो मूव कराने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के सम्मुख मिल जाएंगी। जैसे मिलेंगी, यदि हम छोटे वाले को ए मान लें, बड़े वाले को ई मान लें, तो ये एक दूसरे की ही रेखा में है और एक ही दूसरे के दिशा में है। प्यारे बच्चों, कोण तब बनता है जब दो परस्पर रेखाएं एक दूसरे को पदछेदित करती हैं। यदि एक दूसरे को दो रेखाएं आपस में पदछेदित नहीं करती हैं तो वहां पर कोई कोण नहीं बनता है। यदि कोई कोण नहीं बनता तो हम वहां मान लेंगे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बिंदु 2 से थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 अंश। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो फाई ई बराबर जैसे इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और फाई ई बराबर प्यारे बच्चों ई ए कॉस 0 अंश हो जाएगा, और cos 0 अंश का मान 1 होता है। इसलिए प्यारे बच्चों फाई ई बराबर आ जाएगा ई ए, क्योंकि 1 से गुणा करने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ कई पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 1 और 2 मान लेते हैं। इसे हम फाई 1 मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं, फाई 2 मान लेते हैं। इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि बार बार यदि हम फाई ई ही लिखेंगे तो हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे चर्चा हम किसकी कर रहे हैं। इसलिए हम फाई 1 की चर्चा कर लें, फाई 2 की चर्चा 1 और 2 कह देने से हमको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो फाई 1 फाई 2 वैल्यू हमें मिल गई। अब हम देख रहे हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के कहाँ हों बच्चों, लंबवत हों, तो लंबवत होने का मतलब ये होता है कि वहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। ये रेखा
यदि ऐसी होगी या ये रेखा ऐसी होगी तो वहाँ दोनों जगह कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। यदि 90 अंश का कोण बन रहा है तो थीटा के स्थान पे हम लोग 90 अंश रखेंगे और 90 अंश रखने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ भी 90 ही बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि बिंदु 3 व 4 में बिंदु 3 व 4 में वेक्टर ए तथा वेक्टर ई के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 अंश। अब दोनों में 90 अंश ही बन रहा है, इसलिए फाई 3 बराबर है फाई 4 के बराबर है ई ए कॉस थीटा के। फाई 3 बराबर हो जाएगा फाई 4 के बराबर हो जाएगा। जैसे थीटा के मान पे हम 90 अंश रखेंगे, 90 अंश का मान 0 होगा, इसलिए मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक चीजें हमारे थ्योरेटिकल थी। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4 की जो एड वैल्यू है, यानी पूरा मान जो कुल फ्लक्स जो आने वाला है वो क्या होगा। उसको हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेथड चेंज करेंगे। संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4। फाई बराबर फाई 1 की वैल्यू कितना दे रहा है, माइनस ई ए, फाई 2 की वैल्यू ई ए, फाई 3 की वैल्यू 0, फाई 4 की वैल्यू 0। फाई बराबर माइनस प्लस कैंसिल 0, यानी बेलन में जो संपूर्ण फ्लक्स आता है वो क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बेलन का जो संपूर्ण फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 180 अंश पर विपरीत फ्लक्स मिलेगा और 0 अंश पर धनात्मक फ्लक्स मिलेगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद जो दो सतह बच रही हैं, बेलन में 4 सतह होंगी और ये दो सतह में जो भी फ्लक्स हमको दिखाई देगा, ऊपर नीचे जो सतह है उस पर जो भी फ्लक्स आएगा बच्चों, वो सदैव क्या होगा, 0 होगा। इसी साथ फिर देखेंगे कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है। चीज़ें खूब अच्छी तरीके से दोहराइएगा, इसे आप सिद्ध कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी और आपके न्यूमेरिकल में भी ऐसे थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे, इसलिए आप देखिएगा अच्छे तरीके से।